जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इंसान अपनी एज किसी और को डोनेट कर सके और जो भी अपना एज डोनेट करता है वो बूढ़ा हो जाता है और जिस बूढ़े इंसान को वो एज मिली है वो जवान हो जाता है। आज की मूवी पैराडाइज में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत फ्यूचर से होती है जहां हमें एइऑन बायोटेक कंपनी के बारे में बताया जाता है जिसने टाइम डोनेशन का एक न्यू टेक्नोलॉजी को लाया था, जिसमें अगर एक इंसान का डीएनए किसी दूसरे इंसान के डीएनए से मैच होता है तो वो लोग अपने टाइम की हेराफेरी कर सकते हैं। यानी कि यंग लोगों की बची हुई एज बूढ़े लोगों में ट्रांसफर करके उन्हें यंग किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर अमीर लोग अपने बुढ़ापे से बचने के लिए करते हैं ताकि वो लोग काफी समय तक जवान रह सके। एइऑन अब एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है। हमें उसी कंपनी के एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। वो डोनर्स को ढूंढता है और उन्हें कन्विंस करने का काम करता है। आज भी वो एक गरीब फैमिली से मिलने आया है जिनका एक 18 साल का बेटा था, वो भी किसी का मैचिंग डोनर था। मैक्स उसे समझा रहा था कि अगर तुम अपनी जिंदगी के 15 साल दे दो तो हमारी कंपनी तुम्हें 7 लाख यूरो दे सकती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता क्योंकि वो अपनी जवानी के 15 साल बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन मैक्स बहुत चालाक था और वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें मना लिया करता था। वो इस गरीब लड़के को भी एज डोनेट करने के लिए मना ही लेता है। मैक्स जब वहां से निकलता है तो हमें इस दुनिया के 2 साइड दिखाए जाते हैं कि कैसे गरीब लोग स्लम्स में काफी मुश्किल से रहते हैं, वही अमीर लोग बड़े मजे से रहते हैं। मैक्स वहां से निकलकर अपने कंपनी में जाता है जहां एक बड़ी मीटिंग थी। मैक्स को वहां एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसने अभी तक 276 साल का डोनेशन कंपनी के लिए लाया है। इसके बाद वहां कंपनी के सीईओ सोफी आती है और ये टाइम डोनेशन वाला इन्वेंशन उसका ही था। सोफी यहाँ पर स्पीच देते हुए बताती है हिस्ट्री के बहुत जाने माने लोग काफी कम एज में ही मर गए, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला। अगर उन लोगों को और एज मिलती तो वो दुनिया के लिए कितना कुछ कर सकते थे। वो आगे कहती है कि हम हमारे खास एम्प्लॉयज को लंबी जिंदगी देने वाले हैं। वही हमने हमारे कंपनी के 15 साइंटिस्ट को एज डोनेट करके भी दिए हैं और वो फिलहाल हमारे क्लिनिक में रिकवर कर रहे हैं। इसके बाद हमें उस क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो 15 साइंटिस्ट रिकवर कर रहे थे, लेकिन वहां का एक नर्स उन 15 के 15 साइंटिस्ट को शूट करके मार देता है और दीवार पर एक ए वर्ड जैसा साइन बनाता है। दरअसल ये आदमी एडम ग्रुप का था। बहुत से लोग हैं जिन्हें ये टेक्नोलॉजी काफी पसंद है, लेकिन वही दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट भी कई लोग हैं क्योंकि एइऑन गरीब लोगों का फायदा उठाता है। आदम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि ना सिर्फ इस कंपनी के अगेंस्ट है बल्कि उन लोगों के भी अगेंस्ट है जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आदम ग्रुप की लीडर लिलिथ है। सोफी को जब पता चलता है कि वो 15 साइंटिस्ट मारे गए हैं तो वो काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ एलिना के साथ रहता है और उन दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले एक फ्लैट लोन पर लिया था। एक दिन दोनों एलिना के पेरेंट्स के घर से वापस आ रहे थे तो वो देखता है कि उनके घर में धमाके की वजह से आग लग चुकी है और उनका पूरा घर जलकर खत्म हो चुका था। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मैक्स सोचता है कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे की रिकवरी हो जाएगी, लेकिन उनकी लॉयर उन्हें बताती है कि आग एक कैंडल की वजह से लगी थी और ये उन दोनों की लापरवाही थी और इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मामले में कोई भी क्लेम पास नहीं करती। ऐसे में बैंक ने घर के ऊपर जो 2.5 मिलियन का लोन उन्हें दिया तो वो उन्हें पूरा एक साथ ही भरना होगा क्योंकि घर अभी बचा नहीं है। ये सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है। अब ये दोनों इतना बड़ा अमाउंट नहीं भर सकते तो उनकी लॉयर कहती है कि अब तुम्हारे पास बस एक ही सिक्योरिटी बची है जिनके जरिए तुम ये लोन चुका सकते हो। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिना ने मैक्स को बिना बताए सिक्योरिटी के तौर पर अपने 40 साल रखे थे, यानी कि अगर वो लोन ना चुका पाए तो उन्हें अपनी जिंदगी के 40 साल बैंक को डोनेट करना होगा। मैक्स ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन अब इनके पास और कोई चारा नहीं था। मैक्स कहता है मैं अपनी जिंदगी का 40 साल डोनेट करूंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम था कि मैक्स का डीएनए किसी से मैच ही नहीं होता जबकि एलिना का होता है। ऐसे में सिर्फ वो डोनेट कर सकती थी। ये दोनों जब वहां से बाहर निकलते हैं तो एलिना को पुलिस पकड़ कर ले जाती है क्योंकि यहाँ पर रूल्स काफी सख्त थे। इसके बाद मैक्स कंपनी के सीईओ सोफी से मिलता है और उसे अपनी वाइफ की सिचुएशन बताता है। सोफी उसकी हेल्प करने का वादा करती है। इसके बाद हम उस कंपनी का एक मीटिंग देखते हैं। दरअसल इस समय एइऑन कंपनी डोनर्स और डोनी के डीएनए को मैच करके ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सोफी अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह अपग्रेड करना चाहती है जिससे कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि आज एलिना की एज उससे ले ली जाएगी तो वो भागता हुआ उसके रूम की तरफ जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एलिना को एक रूम में बांधा हुआ था जहां उस पर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। ऑपरेशन के बाद मैक्स एलिना को घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं एलिना की एज बढ़ने लगी थी। वो खुद से नफरत करने लगी थी।
मैक्स अपनी वाइफ को वापस पहले जैसा बनाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैक्स को पता चलता है कि उसका प्रमोशन हो गया, लेकिन उसे इस बात की खुशी नहीं थी। वो भागता हुआ दोबारा सोफी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। वो देखता है कि सोफी पहले से जवान लगने लगी थी, वही एलिना बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। जब मैक्स उसे प्यार करने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि वो उस पर तरस खा रहा है। एलिना की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां मैक्स को पता चलता है कि एलिना का मिसकैरेज भी हुआ है। एलिना मैक्स से दूर रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उन दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। उसने कितने ड्रीम्स देखे थे कि उन दोनों के बच्चे होंगे और वो एक साथ पूरी लाइफ स्पेंड करेंगे, लेकिन वो पहले ही बूढ़ी हो गई। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है और इधर मैक्स उसे जस्टिस दिलाने का प्लान करता है। वो पार्क में एक छोटी बच्ची से मिलता है, जो कि छोटी नहीं थी, बल्कि उसने अपनी एज किसी तरह कम करवाई थी। मैक्स को पता चलता है कि एइयन कंपनी के अलावा भी कोई और है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। वो किसी तरह उन लोगों का पता लगाता है और एक गन का अरेंजमेंट करता है। उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफ के 40 सालों को सोफी ने ही यूज किया है, जिससे कि वो जवान हो गई है। वो सोचता है कि वो किसी भी हद तक जाकर सोफी से उसकी वाइफ की एज वापस लेगा। वो एक रात सोफी की कार का पीछा करता है, लेकिन उसके गार्ड्स उसके साथ थे। अगले दिन वो देखता है कि सोफी एक कब्रिस्तान में गई है। वो उसका पीछा करके उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। उस पर कोई शक न करे, इसलिए वो वहां पर आदम ग्रुप का निशान बना देता है। मैक्स एलिना से मिलता है और उसे बताता है कि उसने सारा इंतजाम कर दिया है, जिससे वो सोफी की एज वापस छीन लेंगे। एलिना मैक्स की इस हरकत को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता। सोफी के बॉडीगार्ड्स को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था और वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए उस तरफ बढ़ रहे थे। इन बॉडीगार्ड्स के लीडर काया थे और उसके साथ उसका नया साथी विक्टर था। वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय मैक्स की कार के। इसके बाद काया और विक्टर की बातचीत से हमें पता चलता है कि सोफी और उनके लोग जानबूझकर लोगों को डोनर्स बनवाते हैं। वो जानबूझकर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें उनकी एज देने के लिए कन्विंस करते हैं। जैसे एलिना ने अपनी एज को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखाया था और आग लगने की वजह से उसका घर जलकर राख हो गया, लेकिन ये आग असल में सोफी ने ही लगवाई थी, जिससे एलिना के पास उसकी एज डोनेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। मैक्स और एलिना दूसरी कंट्री में जा रहे थे। वो लोग एक शिप में थे। उन्होंने एक बाथटब में सोफी को रख रखा था। वही काया को उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। मैक्स पोर्ट पर देखता है कि वहां पर ढेर सारी पुलिस उनका वेट कर रही थी। मैक्स और एलिना काफी घबरा जाते हैं, लेकिन बचने के लिए वो एक फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स उनमें से एक लड़की को बंदी बना लेता है और उसके पिता को अपनी वैन चलाने के लिए कहता है। पुलिस मैक्स और एलिना की फोटो लेकर सभी जगह उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन वो वैन और कार के डिक्की में छुपे हुए थे। वो लोग किसी तरह बच निकलते और उस फैमिली को सॉरी भी कहते हैं। साथ ही वो उनके फोन तोड़कर उनकी कार का टायर पंक्चर करके निकलते। मैक्स ने जिन लोगों से बात की है वो इस शहर में है, जो सोफी से उसकी एज लेकर एलिना को वापस कर देंगे। एलिना का दिल अब भी घबराया हुआ था। अचानक उन्हें एक अजीब बात पता चलती है। सोफी कहती है कि वो सोफी नहीं है, बल्कि उसकी बेटी मैरी है। मैक्स समझ जाते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसके बाद वो लोग एक सुनसान होटल में पहुंचते हैं, जहां एलिना मैक्स को सोफी के हाथ खोलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे उस पर तरस आ रहा था। सोफी दोबारा से कहती है कि वो मैरी है। वो कहती है कि मैं भी इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं हमेशा से अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें इस टेक्नोलॉजी को बंद कर देना चाहिए। एलिना ये सुनकर परेशान हो जाती है कि ये सोफी नहीं है। मैक्स कहता है कि अगर ये सोफी की बेटी है तो भी वो इसका इस्तेमाल एलिना की एज वापस लेने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम है और वो बाद में अपनी माँ से उसकी एज ले लेगी। एलिना मैक्स की इन बातों से तंग आ जाती है और वहां से चली जाती है। सोफी मैक्स से कहती है कि वो नहाना चाहती है, इसलिए वो उसके हाथ खोल दे। सोफी नहाने के बहाने मैक्स को मारकर उसका फोन छीन लेती है और जंगल में चली जाती है। वो काया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दलदल में गिर जाती है। तभी वहां एलिना आती है और उसे दलदल से बाहर निकाल देती है। काया और उसकी टीम को उन लोगों की लोकेशन का पता चल चुका था। जब सोफी नहा रही थी तो एलिना देखती है कि उसकी कमर पर वो निशान नहीं थे, जो ऑपरेशन के दौरान एज चेंज करने से होते हैं। उसे लगता है कि ये सच बोल रही है कि वो सोफी नहीं है। वो मैक्स को ये बात बताती है, लेकिन मैक्स को लगता है कि ये सोफी ही है। एलिना नहीं चाहती थी कि वो किसी बेगुनाह को अपने फायदे के लिए यूज करे। कुछ समय बाद उस होटल में आदम ग्रुप के लोग आते हैं और उन सभी को बंदी बना लेते हैं। आदम ग्रुप की लीडर लिलिथ भी वही थी।
लिलिथ को लगता है कि वो लड़की सोफी की बेटी है। यहाँ पर एलिना को लिलिथ से पता चलता है कि सोफी को पता था कि वो उसकी मैच है और वो सोफी के लिए एज की डोनर बन सकती है, इसलिए उसने मैक्स को एलिना को कन्विंस करने के लिए अपॉइंट किया था। मैक्स एलिना को कन्विंस तो नहीं कर पाया था, लेकिन उसे एलिना से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और ये बात सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने इन दोनों को फंसाने के लिए ये घर का लोन का जाल बिछाया। मैक्स और एलिना को लिलिथ ये भी बताती है कि उनके घर पर आग सोफी ने ही लगाया था। वो ये भी बताती है कि ये लड़की सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी मैरी है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। एलिना के साथ गलत हुआ, वो एक विक्टिम है, इसलिए लिलिथ उसके हाथ में गन देती है और मैरी को मारने के लिए कहती है, लेकिन एलिना ऐसा नहीं कर पाती। वही सोफी के गार्ड्स उस होटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिलिथ को पता है कि सोफी भी उन लोगों के साथ आई है। वो मैक्स को समझाकर भेजती है कि वो सोफी को अंदर लेकर आए ताकि लिलिथ और उसके लोग उसे किडनैप कर सके। मैक्स बाहर जाता है और सोफी से अकेले में बात करने की डिमांड करता है। काया कहती है कि वो मैरी को उनके हवाले कर दे, लेकिन मैक्स उन्हें कहता है कि वो सोफी को अपने साथ अंदर ले जाएगा। तभी सोफी वहां पर आती है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल जवान हो चुकी थी। सोफी जब उसके साथ अंदर जाने लगती है तो काया मैक्स से पूछती है कि उसे कैसे पता कि सोफी भी उन लोगों के साथ आई है। वो समझ जाती है कि किसी ने उसे इन्फॉर्मेशन दी है। तभी विक्टर सोफी को शूट कर देता है और काया विक्टर को शूट करती है। दरअसल विक्टर आदम ग्रुप के साथ मिला हुआ था। वही गोली बारी शुरू हो जाती है। लिलिथ के लोग काया के गार्ड्स पर हमला करते हैं और इधर से भी गोली और बॉम्ब धमाके होते हैं। काफी देर तक ये सब चलता है और मौके का फायदा उठाकर मैक्स, एलिना और मैरी कार की तरफ बढ़ते हैं। मैरी एलिना पर गन तान देती है और ट्रिगर दबा देती है, लेकिन गन खाली थी। एलिना गुस्से में उसे मारना शुरू कर देती है क्योंकि अभी तक वो उस पर तरस खा रही थी। इसके बावजूद वो उसे मारना चाह रही थी। वो सभी ऑपरेशन की लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। कार के अंदर बैठकर मैक्स एलिना को समझाता है कि उन्हें मैरी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बेकसूर है। यहाँ एलिना को गुस्सा आता है कि अभी तक तो मैक्स कह रहा था कि अगर वो सोफी की बेटी भी हो तो भी हम उसका इस्तेमाल तुम्हारी एज वापस लाने के लिए करेंगे, लेकिन वो पलट रहा है। वो मैक्स को चाकू दिखाकर कार से नीचे उतरने को कहती है और वहां से चली जाती है। एलिना मैरी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां ऑपरेशन होना था। मैरी की एज एलिना में ट्रांसफर कर दी जाती है और एलिना उसे छोड़कर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि छोटे बच्चों को किडनैप करके वहां लाया गया था। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों को भी किडनैप करके इस गलत काम में यूज किया जा रहा था, सिर्फ पैसे के लिए। मैरी अब अपने घर वापस पहुंच चुकी थी और हम देखते कि सोफी अब भी जिंदा थी। सोफी काया से कहती है कि वो जल्द से जल्द मैक्स को पकड़ ले, लेकिन काया अब उसका काम करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि मैरी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी एज उसे दे दे, लेकिन सोफी उसे कहती है कि उसे अपनी रिसर्च करने के लिए ढेर सारा टाइम चाहिए, इसलिए वो उसे एज नहीं दे सकती और वो उसके लिए एक कॉम्पेटिबल डोनर ढूंढ लेगी। हम देखते हैं कि एलिना प्रेग्नेंट थी और अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। मैक्स उसे दूर से खड़ा होकर देख रहा था। वो आदम ग्रुप का एक हिस्सा था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि थ्रिलर से भरी ये मूवी आपको कैसी लगी और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।